बिहार और न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि अगर आप इसी तरीके से बिहार की टॉप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो भी लेटेस्ट न्यूज़, तो आप अभी केडीबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपको पूरे बिहार की टॉप खबरें दी जाती है, वो भी वीडियो के माध्यम से, वो भी मात्र 1 मिनट में। आप बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में पा सकते हैं, वो भी वीडियो के माध्यम से इस ऐप में। अगर आप किसी भी खबर को यूट्यूब या फिर फेसबुक में देखते हैं बिहार की खबर को, तो आपको किसी भी खबर को 3 से 4 मिनट 5 मिनट टाइम ले लिया जाता है, लेकिन आपको केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दी जाती है। तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से फायदा ये होगा कि आप खुद से भी इस ऐप में खबरें को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे की खबरों को देख भी सकते हैं और खुद से खबरों को पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइएगा, केडीबी लाइव लिखिएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अकाउंट बना लीजिए। पूरे बिहार की खबरों को देखिए, खुद से भी खबरों को पोस्ट कीजिए। तो चलिए फिर बात करेंगे पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ की। तो आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सावधान, आफत की आ रही बारिश, कश्मीर से यूपी बिहार तक मौसम मचाएगा घमासान। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के हर जिले में वकीलों की टीम बनाएगी बीजेपी, इन कामों के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। सम्राट चौधरी ने इस विभाग में निकाली है 4500 पदों पर भर्ती, मगर नीतीश की भी हो गई है किरकिरी, जाने क्यों मचा है बवाल। अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए बिहार के एक उद्योगपति 150 गांव को बना दिया स्वर्ग, आखिरी सांस तक सेवा करने का लिया है फैसला। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से बदल जाएगा सब कुछ, मिलेगी कई नई सुविधाएं। 4 दिन में ही इंग्लैंड से भारत लौट रहे नीतीश कुमार, सोमवार को पटना वापस आएंगे। अब अमीन का रसीद कटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे ब्लॉक के चक्कर, आ गया बिहार सरकार का नया नियम। शाहनवाज हुसैन को बिहार की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी, जानिए बीजेपी का प्लान बी। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 4000 से ज्यादा है वैकेंसी, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। लालू तेजस्वी को फिर से भाजपा की हिदायत, जो गलत करेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा, बन गया है नया कानून। सरकार में आते ही सवर्णों की अनदेखी करने लगी बीजेपी, सरकारी बहाली में जनरल को नहीं दिया एक भी सीट। मोबाइल दे रहा लोगों को ये 4 गंभीर बीमारियां, आप भी हैं इसके शिकार लेकिन पता नहीं, जानिए बचने के तरीके। बच्चों को किडनैप करके निसंतानों को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 महिला और मास्टरमाइंड समेत 5 धरे गए। दोस्तों सीएए को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पूरे देश भर में सीएए अब लागू हो चुका है। जी आपको बता दूं कि वही सीएए जिसको लेकर के महीनों तक आंदोलन चला, प्रदर्शन चला, लेकिन अब उस सीएए को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 4 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून का अमली जामा पहना दिया है। आपको बता दूं कि सीएए को साल 2019 में संसद के दोनों सदन से पारित कर लिया गया था, जिसके बाद 1 दिन बाद ही राष्ट्रपति ने तीनों बिल को मंजूरी दे दी थी। वही मंजूरी मिलने के बाद देश भर में कोरोना का कहर आ जाने के कारण सरकार कानून को लागू नहीं कर पाई थी। या वहीं पर तीनों बिल के पास हो जाने के बाद मुस्लिम समाज ने जम करके विरोध किया था। नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों और फिर संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया था, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं सीएए कानून लागू हो जाने के बाद मुस्लिम समाज और संगठन ने एक बार फिर से इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। जब मुस्लिम समाज का कहना था कि इस कानून से मुसलमानों को बाहर रखना गलत है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। जब वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सीएए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है।
दोस्तों अभी हम जो खबर बताने वाले हैं ये बिहार की खबर नहीं है। हालांकि इस चैनल पर और इस ऐप पर आप बिहार की खबरों को देखते हैं, लेकिन अभी हम जो खबर बताने वाले हैं ये बिहार की नहीं है, लेकिन ये जरूरी खबर है। तो बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रमजान के अवसर पर पूरी दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि यूएस गाजा में 6 हफ्तों के युद्ध विराम के लिए कोशिश जारी रखेगा। उन्होंने 2 स्टेट समाधान का जिक्र किया और कहा कि फिलिस्तीन और इजरायल में अस्थायी शांति का यही रास्ता शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका बंधकों की रिहाई संबंधित समझौते के तहत कम से कम 6 सप्ताह के लिए तत्काल युद्ध विराम करने के लिए लगातार काम करना जारी रखेगा। हम स्थिरता, सुरक्षा और फिर शांति के दीर्घकालिक भविष्य की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय समाधान शामिल है कि फिलिस्तीन और फिर इजरायल के लोगों को समानता, स्वतंत्रता, समान सुरक्षा और फिर समृद्धि मिले। अस्थायी शांति की ओर यही एकमात्र रास्ता है। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका गाजा में जमीन, हवाई मार्ग और फिर समुद्र के माध्यम से अधिक मानवीय सहायता मुहैया कराने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का नेतृत्व करना जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुसलमान समुदाय को रमजान की बधाई देते हुए कहा कि ये पवित्र महीना इस साल अत्यंत पीड़ादायक समय में आया है। गाजा में युद्ध ने फिलिस्तीनियों को भयानक पीड़ा पहुंचाई है। इस युद्ध में 30,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक है। इसमें हजारों बच्चे भी शामिल है। कुछ अमेरिकी मुसलमानों के परिवार के सदस्य हैं जो आज अपने प्रियजन के जाने के शोक में डूबे हुए हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी बिहार के हर जिले में वकीलों की टीम बनाएगी। आपको बता दूं कि चुनावी तैयारी को लेकर के रविवार को भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें सभी जिलों से समिति के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में मुख्य रूप से ये तय हुआ है कि राज्य के प्रत्येक जिले में 10 से 15 तेज तर्रार और फिर चुनावी कार्यों में अनुभव रखने वाले वकीलों की टीम गठित की जाएगी। साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने समेत चुनाव से जुड़े हुए अन्य कामों के लिए वकील को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रमंडल स्तर पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। जिलों से जुड़े हुए संयोजकों ने भी अपना अपना अनुभव शेयर किया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया है कि बैठक की अध्यक्षता भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के न्यायिक मामले के प्रमुख पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SD संजय ने की है। दोस्तों बिहार को विकसित करने के बड़े बड़े सियासी दावे के बीच बिहार के ही एक उद्योगपति ने अपने बूते बड़ी मुहिम छेड़ दी है। वे अपने दम पर अपनी जन्मभूमि यानी कि बिहार के गांवों को विकसित बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। करीब 2 साल में उन्होंने बिहार के मगध क्षेत्र के 150 गाँव की सूरत बदल दी है। बिहार के इस सपूत का नाम है उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू। वे देश की बड़ी दवा कंपनियों में से एक अरिस्टो फार्मा के प्रबंधक निदेशक है। अरिस्टो फार्मा के MD उमेश शर्मा रविवार को शेखपुरा जिले के महसूस गांव पहुंचे। उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच किताब, बैग और फिर दूसरे पठन सामग्रियों के वितरण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है। उमेश शर्मा ने कहा कि वे बगैर सरकारी मदद के महसूस गाँव की बदहाली को मिटाएंगे। गाँव के हर एक वार्ड में उनकी ओर से 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा। इसके साथ ही हर वार्ड में 2 चापाकल भी लगाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को पेयजल में दिक्कत न हो। उमेश शर्मा ने महसूस के सरकारी स्कूल के 2 भवन बनाने के साथ साथ शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें कमरा उपलब्ध करा दे तो फिर वे अपने खर्च पर IIT और फिर NIT के विशेषज्ञों को बुलाकर के छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि उन्हें रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अरिस्टो के MD ने कहा है कि अगर गाँव के जमीन उपलब्ध होती है तो फिर वे वहाँ सामुदायिक भवन भी बनाएंगे। इससे ग्रामीणों को शादी ब्याह से लेकर के दूसरे आयोजकों में परेशानी नहीं होगी। आपको बता दूं कि देश की नामचीन दवा कंपनी अरिस्टो फार्मा के MD उमेश शर्मा ने बिहार के गांवों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर रखा है। कई दफे राज्यसभा सांसद रहे किंग महेंद्र के अनुज और फिर असिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने जहानाबाद में कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनाने का भी फैसला किया है ताकि जिले के नौजवानों को सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सके। दोस्तों बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग की है। रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम और फिर महासचिव बलवंत सिंह ने संयुक्त रूप से यह बयान जारी करके ये मांग की है। उन्होंने कहा कि पहली बार सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन हुई। इस कारण 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा। उन्हें
ऑनलाइन परीक्षा देने में कठिनाइयां हो रही थी। बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोषणा पत्र देना होगा। जब परीक्षा 15 मार्च को होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जब बीपीएससी ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय एवं रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर साक्ष्य के साथ पहुंचेंगे, जहां अभ्यर्थी वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भर करके उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे। दोस्तों खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई है। यहाँ पर करीब 19 महीने पहले मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर इलाके में यूट्रस का ऑपरेशन कराने गई सुनीता देवी की दोनों किडनी गायब होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कांड के मुख्य आरोपित डॉक्टर आर.के. सिंह के घर की कुर्की की जाएगी। इसको लेकर के जिला पुलिस की ओर से वैशाली के डीएम को पत्र भेजा गया है। जहाँ किडनी कांड के बाद से सुनीता लगातार अस्पताल में इलाजरत है, जहाँ वही मुख्य आरोपित अब तक फरार है। जहाँ आरोपी डॉक्टर आर.के. सिंह मूल रूप से वैशाली जिले के पातेपुर के रहने वाले हैं। जहाँ नियम के अनुसार दूसरे जिले में कुर्की की कार्रवाई से पहले डीएम को सूचना देना होता है, जैसे साथ ही वहां के स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई होती है। ऐसे में कुर्की को लेकर के मजिस्ट्रेट की तैनाती करने का अनुरोध किया गया है। पुलिस की ओर से भेजे गए पत्र में आरोपित डॉक्टर सिंह के खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। जब पुलिस की ओर से बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की तैनाती होते ही पातेपुर स्थित आरोपित के आवास की कुर्की की जाएगी। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि हर दल उनकी पार्टी को अपने खेमे में रखना चाहता है। जब पासवान यानी कि चिराग पासवान के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वे बेहद पेशकश करने वाले के साथ जा सकते हैं। जब एनडीए के सहयोगी लोजपा को बिहार में विपक्षी महागठबंधन की ओर से अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और फिर 3 वामपंथी दल शामिल है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और बेहतर पेशकश करने वाले खेमे में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं यहाँ संवाददाताओं की भीड़ देख सकता हूँ जो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि चिराग पासवान किसके साथ रहेंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान केवल बिहार के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके साथ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहारी फर्स्ट दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, जो राज्य को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है। चिराग पासवान ने अपने भाषण में खुद को शेर का बेटा बताते हुए अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने का प्रयास किया। दोस्तों आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर के बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड बिहार ने मात्र कुछ दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिया है। जी हाँ, कुछ ही चंद ही दिनों में बिहार सरकार ने 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए हैं। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि बिहार में एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य यानी कि बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा यानी कि इलाज प्रदान करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे 6 दिनों में 39,05,497 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी करना राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 किलो चावल और फिर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा इलाज मिलेगा। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में बिहार में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 को लेकर के बिहार के किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पर शाहनवाज हुसैन को उतारा जा सकता है। आपको बता दो कि किशनगंज मुस्लिम बहुल सीट है और इस सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है शाहनवाज हुसैन को। आपको बता दो कि इसके संकेत तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल इस संकेतों को और ज्यादा बल मिला है क्योंकि शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में नहीं भेजा गया। आपको बता दो कि शाहनवाज हुसैन विधान परिषद के सदस्य हैं, जी हाँ, लेकिन उनको इस बार विधान परिषद नहीं भेजा जा रहा है, उनके जगह पर किसी और को भेजा जा रहा है। जहाँ पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज में से उतारा जा सकता है जब महागठबंधन की सरकार थी, ये प्रबल दावेदार था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार हटी और एनडीए सरकार में आई तो फिर ये दावेदारी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि ये सीट जदयू के खाते में जा सकती है, जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आलम उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब जो ताज़ा मामला सामने आया
आया है, इसको और ज़्यादा बल मिला है कि शाहनवाज हुसैन ही बीजेपी से किशनगंज लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार की मुस्लिम बहुल्य लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल की किशनगंज लोकसभा से शाहनवाज को टिकट मिल सकता है। हालांकि उनके भागलपुर से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। हाल ही में विधान परिषद चुनाव में शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। अगर उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है तो फिर वे बिहार में पार्टी के एकमात्र अल्पसंख्यक उम्मीदवार होंगे, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। शाहनवाज भागलपुर से पहले भी सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, वो किशनगंज से भी सांसद रह चुके हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी ने शुक्रवार को एमएलसी चुनाव के लिए अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसके बाद साफ हो गया है कि शाहनवाज हुसैन विधान परिषद नहीं जाएंगे। जब वे उपचुनाव में एमएलसी बने थे और फिर पूर्व की नीतीश सरकार में उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया था, वे 3 साल ही एमएलसी रहे। अब उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। शाहनवाज हुसैन को किशनगंज सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा भागलपुर सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। शाहनवाज हुसैन अब तक बिहार विधान परिषद में बीजेपी की इकलौते अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान एमएलसी रहे हैं। उनके बदले पार्टी की ओर से अब किसी भी अल्पसंख्यक को विधान परिषद नहीं भेजा गया। जब शुक्रवार को जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा एमएलसी मंगल पांडे के अलावा अनामिका सिंह और फिर लाल मोहन गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दूं कि सीमांचल क्षेत्र की किशनगंज लोकसभा सीट की करीब 75% आबादी मुस्लिम है। जब बीते 3 चुनाव में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2019 के चुनाव में यह सीट एनडीए की सीट बंटवारे में जेडीयू के खाते में गई थी, मगर इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। आगामी चुनाव में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विधायक अख्तर उल ईमान को यहां से टिकट देने के मोड में है। मोड क्या, ये तो फाइनली है। जब ओवैसी की पार्टी का इस क्षेत्र में खास प्रभाव है। बीजेपी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा से सांसद रह चुके शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन भागलपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2006 में मौजूदा सांसद सुशील कुमार मोदी के इस्तीफा के कारण यहां उपचुनाव हुआ था। बीजेपी ने शाहनवाज को टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में वे दोबारा बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े और जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी शाहनवाज हुसैन को आरजेडी प्रत्याशी शैलेश कुमार ने करीबी मुकाबले में हरा दिया। 2019 में आम चुनाव में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और पार्टी के अजय मंडल सांसद बने। अब 2024 के इलेक्शन में किशनगंज लोकसभा सीट से शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिलता है तो फिर उन्हें लोकसभा से भागलपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, 12वीं के स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम दिए हैं 12वीं का, उनके मन में सवाल है कि आखिर क्या साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी हो सकता है? तो आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि बीएसईबी जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई। जहाँ सभी राज्यों में बिहार पहला राज्य है जिसकी बोर्ड परीक्षाएं सबसे पहले शुरू हुई थी और फिर समाप्त भी सबसे पहले हुई है। अब परीक्षा समाप्त होने के बाद बेसब्री से परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिजल्ट से जुड़ी हुई तारीख और फिर समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परिणाम मार्च महीने में ही घोषित किए जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड सबसे पहले कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। जी हाँ, परिणाम आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। आपको बता दूं कि 12वीं साइंस, कॉमर्स और फिर आर्ट्स स्ट्रीम के लिए परिणाम एक साथ टॉपर्स की लिस्ट के साथ जारी किए जाएंगे। टॉपर्स की लिस्ट में परीक्षा में टॉप करने वालों के नाम और फिर उनके मार्क्स शामिल होंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए कुछ समय पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिसके लिए ऑब्जेक्शन विंडो 5 मार्च को शाम 5 बजे तक खोली गई थी। अब बोर्ड दर्ज किए गए ऑब्जेक्शन का मूल्यांकन करने के बाद परिणाम की तारीख और समय को अंतिम रूप देगा और फिर घोषित करेगा, जिसके बाद रिजल्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर एक्टिव किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है और उसकी आपको चिंता है तो अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बेटी का सारा खर्च सरकार उठाएगी। वो कैसे, हम आपको भी बताने वाले हैं ना। आप आगे इस वीडियो को देखिए। आपको बता दूं कि सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। हर योजना के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। सरकार समय समय पर नई योजनाएं भी शुरू करती रहती है, जो केडीबी लाइव के माध्यम से आपको बता भी दिया जाता है, केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से। जहां अगर आप सारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस सरकारी योजना आईडी को फॉलो कर ले। ऐप में ऊपर दिख रहा होगा लाल कलर का बटन, फॉलो दिख रहा होगा, फॉलो कर लेंगे तो जब भी हम सरकारी योजना से जुड़ी हुई खबरें पोस्ट करेंगे तो फिर आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि सरकार महिलाओं और फिर लड़कियों को आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना चला रही है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तक की योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी बेटियों को लेकर के तरह तरह की योजनाएं चला रही है। बिहार सरकार भी बेटियों के लिए एक ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत बेटियों के जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक का पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कन्या उत्थान योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक लड़कियों को लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत सरकार बेटी की पढ़ाई के लिए अलग अलग किस्तों में 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। बच्ची के जन्म के दौरान कन्या उत्थान योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। 1 साल बाद जब आप आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर 1,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल की उम्र होने पर 2,000 रुपए की किस्त मिलती है। जब बच्चे की एडमिशन से लेकर के कक्षा 9 तक की पढ़ाई करने के लिए सरकार अलग अलग किस्तों में प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे देती है। वहीं पर 12वीं की परीक्षा पास करने पर सरकार 10,000 रुपए और फिर ग्रेजुएशन करने पर सरकार 25,000 रुपए देती है। वहीं पर इस योजना का लाभ वही उठा सकता है जो बिहार का रहने वाला है। जब बच्ची के जन्म के समय से ही कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जब आवेदक के घर में कोई भी सरकारी पद पर हो तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की ID होनी चाहिए। इस योजना के बारे में और भी अधिक जानने के लिए बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की हेल्पलाइन नंबर 0612223333 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप www.ekalyan.bih.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, गिरिराज सिंह का विरोध शुरू हो गया है। खुद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गिरिराज सिंह का विरोध करने लगे हैं। काला झंडा दिखा करके वापस जाओ गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बछवाड़ा में सांसद से नाराज चल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के गुस्से का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने वहां पर जम करके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और केंद्रीय मंत्री को वापस जाने की भी कहा। इसके बाद एस्कॉर्ट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया और काफिले को आगे के लिए रवाना किया। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री का विरोध किया गया उसके बाद राजनीति भी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता इस कदर नाराज है कि सीधे सीधे गिरिराज सिंह को वापस जाओ, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और फिर बीजेपी सपोर्टरों का कहना है कि गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में यानी कि बेगूसराय में कोई भी विकास का काम नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं मीडिया में बात बयान देते हैं तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान यही सब बात करते हैं, जबकि स्थानीय सैकड़ों मुद्दा है और किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहेंगे और ना ही इस पर कोई ध्यान देते हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, आपने मुर्दा को कभी जिंदा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पर दाह संस्कार से पहले ही अचानक हाथ पैर हिलने लगी। जब शव की अस्पताल ले गए तो फिर डॉक्टर भी वहां से भाग गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि दाह संस्कार कराने की तैयारी चल रही थी कि महिला के शरीर में अचानक से ही गतिविधि होने लगी। जैसे शरीर कांपने लगे और हाथ पैर में एक्टिविटी आ गई। मामला गोपालगंज जिला का है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ भर्ती एक प्रसूति महिला की गुरुवार की रात ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला को लेकर के परिवार वाले दाह संस्कार के लिए घर पहुंचे। जब तब अचानक महिला के हाथ पैर हिलने लगे और शरीर में कंपन होने लगी। जब महिला को जीवित देख करके परिवार वाले आनंद फानन में उसे वापस सदर अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर और नर्स मरीज को देखते ही फरार हो गए। इसके बाद महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। आरोप है कि मांझा थाना क्षेत्र की गोनियार गांव निवासी मिथिलेश कुमार की पत्नी नेहू कुमारी को दूसरी बार गर्भवती हुई थी। जब परसों पीड़ा होने के बाद गुरुवार को सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने रात में महिला को ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म दिया। जब थोड़ी देर बाद महिला की हालात बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करके परिवार वालों को लेकर के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत बताया। जब डॉक्टर के कहने पर परिवार वाले महिला को लेकर के घर जाकर के दाह संस्कार कराने के लिए घर ले चले गए थे। शुक्रवार की सुबह परिवार के सदस्य दाह संस्कार की तैयारी में जुटे। उसी दौरान महिला के शरीर में अचानक से गतिविधियां होने लगी। फिर महिला का ECG कराने के बाद परिवार वाले सदर अस्पताल पहुंच गए। जब पिछले 2 घंटे से हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर और किसी भी अधिकारी अस्पताल में नहीं है। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप तो ये जानते होंगे कि बिहार में आए दिन बच्चा चोरी करने का मामला सामने आते रहता है। जब ये मामला सामने आता है तो काफी हो हल्ला होता है और सभी मीडिया में यही बात चलती है कि आज फलाना
फलाना जगह से बच्चा चोरी हुआ तो आज दूसरे जगह से बच्चा चोरी हुआ। यानी कि बच्चा चोरी का मामला इस कदर फैलता है कि पूरे बिहार में वो ट्रेंड करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये बच्चा चोरी करने के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हाल फिलहाल एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पर बच्चों को किडनैप करके निसंतानों को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर 3 महिला और मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को धर दबोचा है पुलिस द्वारा। जब पुलिस ने उस गैंग को धर दबोचा है जो बच्चा को चोरी करके उनको बेच देता था जिनके पास संतान नहीं होता था, जब उनको पैसे लेकर के बच्चा सौंप दिया जाता था। गैंग के 5 लोग पकड़े गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर पुलिस ने निसंतानों को बच्चा चुरा करके बेचने वाले गैंग का राजफाश किया है। साथ ही जगदीशपुर नगर पंचायत से गायब 4 वर्षीय बच्ची अर्पिता के अलावा बिहिया से 1 साल पूर्व चोरी हो गए एक 3 वर्षीय बालक अंकुश कुमार को बरामद किया गया है। इसके अलावा गैंग से जुड़े हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 3 महिलाएं हैं। अब पटना से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर 50 से अधिक घर जल करके राख हो गए हैं। आपको बता दूं कि पटना के पचरुखिया थाना क्षेत्र आग की चपेट में आने से 50 से अधिक झोपड़ीनुमा घर जल करके राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना उस्फा गांव के आजाद टोला की है। रविवार देर शाम अचानक से एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते 50 से अधिक घरों में को अपनी चपेट में ले लिया गया। आग की लपटें काफी तेज थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आग को कैसे काबू किया जाए। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जहाँ गाँव में चारों ओर अफरा तफड़ी मच गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और घर में रखा सारा सामान जल करके खाक हो चुका था। जब आग लगने की वजह से कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के जमुई में क्लासरूम को बेडरूम में बदल दिया गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक महिला टीचर क्लासरूम को बेडरूम में बदल करके अपने पति के साथ वहां पर रह रही है। जब प्रभारी प्रधानाचार्य के पति स्कूल में ही रहते हैं और अक्सर शराब भी पीते हैं। जब पूरा मामला जिले के खैरा प्रखंड के गढ़ी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरदौन का है, जहां महज 3 कमरों में क्लास 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई होती है, जबकि एक कमरा टीचर का आशियाना बना हुआ है। स्कूल के जिस कमरे में ऑफिस होना चाहिए था उसे प्रधान शिक्षिका के तौर पर कार्यरत शिक्षिका शीला हेब्रम ने अपना घर बना लिया है। कमरे में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं, जिसमें बिस्तर से लेकर के फ्रिज, गोदरेज, टीवी, अलमारी, टेबल और रसोई का सारा सामान शामिल है। कुछ दिन पहले इसी स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधान शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसने अपने घर का काम करवा रही है। जी हाँ, बच्चों से घर के निर्माण कार्य में लगने वाले छड़, सीमेंट और फिर गिट्टी उठवा रही थी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको एमएलसी प्रत्याशी के रूप में बनाया है, जहां उसके पास ना बैंक अकाउंट है और ना ही उनके पास ज्यादा पैसे हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए 3 कार्यकर्ताओं के नाम की घोषणा की है। इस सूची में मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के आशिकपुर के रहने वाले स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद गुप्ता के बड़े बेटे लाल मोहन गुप्ता तांत्रिक का नाम भी शामिल है। लाल मोहन मुंगेर के पूर्व जिलाध्यक्ष के पद पर 2016 से 2019 तक रह चुकी हैं। लाल मोहन गुप्ता ने बताया है कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ जब पार्टी ने विधान परिषद सदस्य की उम्मीदवारी के लिए मेरे नाम का ऐलान किया है। जब हम घर में टीवी देख रहे थे, जब इसी दौरान अचानक टीवी पर मेरा नाम चलने लगा। भाजपा के मुंगेर जिला के नेता फोन करके बधाई देने लगे। जब बाद में प्रदेश सचिव का फोन आया, फिर उन्हें विश्वास हुआ कि पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया है कि हम काफी गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पास अचल संपत्ति के नाम पर महज 4 कट्ठा जमीन है, जिसमें 7 भाइयों का बंटवारा है। जब उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास कोई भी बैंक अकाउंट भी नहीं है। हम अपने जीवन के 51 साल पार्टी के लिए समर्पित किए हैं, जब हमने शादी भी नहीं की है। लाल मोहन गुप्ता ने बताया है कि महज 9 साल की उम्र में आरएसएस के कार्यशाला में जाना शुरू कर दिया था। जब बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। जब 1984 में जमालपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य भी रह चुने गए थे। 2016 से 19 तक मुंगेर जिला का जिला अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल के आदी हो चुके हैं तो फिर आप समझ जाइए, क्योंकि मोबाइल लोगों को 4 गंभीर बीमारियां दे रहे हैं। आप भी इसके शिकार हो सकते हैं अगर आप समय रहते नहीं जागे तो। हम आपको बताएंगे कि आखिर वे कौन सी 4 गंभीर बीमारियां होती है और क्यों होती है। आपको बता दें कि आज के समय में मोबाइल या फिर स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि मोबाइल की वजह से लोगों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब मोबाइल की वजह से लोगों में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह है तकनीक का गलत इस्तेमाल। हम आपको ऐसी 4 बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मोबाइल से उत्पन्न हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट नेक। स्पाइनल सर्जन्स के अनुसार स्मार्टफोन पर पोस्ट को देखने और फिर स्क्रॉल करते
वक्त सिर और गर्दन को झुक करके रखने की वजह से गर्दन पर काफी प्रेशर पड़ता है। जब लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रही तो फिर गर्दन की मांसपेशियों में सूजन और जलन होने लगती है और फिर इसी कंडीशन को टेक्स्ट नेक कहते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार गर्दन झुका करके मोबाइल चलाने के कारण स्कल के बेस के पास हड्डी का एक्स्ट्रा लंप भी बनता है। जहाँ इससे बचने के लिए फोन को आई लेवल पर रखकर ही यूज करनी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं गेमिंग डिसऑर्डर की। तो आजकल लोगों को मोबाइल पर गेम खेलने की भी लत लग गई है। जहाँ कई लोग तो घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दुनिया भर में हद से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलने को लेकर भी एक मानसिक बीमारी के रूप में स्वीकार किया है। जहाँ गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित ज्यादातर लोग अपने हर दिन के काम से ज्यादा वीडियो गेम को तरजीह देते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति को नींद नहीं आती है और वह अपने सामाजिक जीवन को भी नजरअंदाज करने लगता है। जब गेम खेलने वाले करीब 10% लोग गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। जब अगर आपको भी मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गई तो फिर आप तुरंत सतर्क हो जाए। जब इससे बचने के लिए आप परिवार के सभी लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। जब आपको गेम खेलने की जगह खुद को दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त रखना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। जहाँ अधिक प्रभावी उपचार के लिए दवा के साथ साथ अनेक अन्य तकनीकों को मिलाकर के गेम का नशा दूर करने पर जोर दिया जाता है और फैमिली थेरेपी, गाइडेंस, वाटर थेरेपी, मथबात, ग्रुप एनवायरनमेंट आदि जो कि अलग अलग समय पर बहुत प्रभावी होते हैं। वहीं पर एक और बीमारी होती है ज्यादातर मोबाइल देखने से, वो है नोमोफोबिया। यह साल 2018 में नोमोफोबिया को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर स्वीकार किया गया था। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो लंबे समय तक मोबाइल यूज न करने पर उत्पन्न होती है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 53% लोग मोबाइल फोन यूज न करने पर बेचैन होने लगते हैं और फिर एक्सट्रीम कंडीशन में उन्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है। किसी भी फोबिया के लिए एक बिहेवियर थेरेपी होती है जिससे आपके अंदर से डर को खत्म करने के लिए उसी चीज के पास लाया जाता है। ऐसा ही है, बिहेवियर थेरेपी नेमोफोबिया के लिए यूज की जाती है। ऐसा पीड़ित के अंदर डर को खत्म करने के लिए किया जाता है। अब वहीं पर एक और बीमारी होती है मोबाइल देखने से, वो है अंगूठे में दर्द। जहाँ एक सर्वे के अनुसार स्मार्टफोन यूज करने वाले करीब 43% यूजर्स ने मोबाइल यूज करने पर अपने अंगूठे में दर्द की शिकायत महसूस की है। स्मार्टफोन यूज करते वक्त फोन को स्वैप करने, टाइप करने के लिए हम अपनी उंगलियों में और फिर हाथ का जितना इस्तेमाल करते हैं उस जगह से उंगलियां, कलाई और फिर कोहनी तक में दर्द, सूजन और टेम्परिंग की दिक्कत हो सकती है। तो ज्यादातर मोबाइल फोन यूज करने से इस तरीके की बीमारी हो सकती है। दोस्तों अब करेंगे बिहार में मौसम की बात। बात करते हैं कि बिहार में पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन आज पछुआ हवा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, जिससे बिहार के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शुक्रवार से ही पछुआ हवा का असर कम होने लगा था। हालांकि अभी भी प्रदेश में यानी कि बिहार में सुबह और फिर शाम के वक्त हल्का ठंड का एहसास हो रहा है, जहाँ वही दिन के समय लोगों को गर्मी सताने लगी है। इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में तापमान बढ़ने की जानकारी दी गई है। जहाँ मौसम विभाग के माने तो 30 शहरों के अधिकतम और फिर 25 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 5 दिनों तक मौसम में तापमान में सामान्य बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होगा। जब मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मौसम के हाल की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कई जिलों के तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं पर सबसे गर्म जिला खगड़िया रहा, जिसका अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जब ये मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है। जब बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टा पर काम करने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की ने मुखिया पति पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़िता के पिता भी गायब है। यह घटना की सूचना पर महनार SDPO प्रतीश कुमार थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और फिर थानाध्यक्ष को कई निर्देश दिया है। SP हर किशोर राय भी महनार थाना पहुंच करके SDPO और फिर थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुखिया के पति मिथिलेश राय पर नाबालिग लड़की ने गंभीर आरोप लगाया है। जब पीड़िता को घर से उठा करके भट्टा पर एक कमरे में बंद करके उसके साथ जबरदस्ती का आरोप है। जब पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपित देर रात आए और फिर उसे जबरन उठा करके ईंट भट्टा के कार्यालय में बंद कर दिया, जहां इस दौरान उसे भद्दी गालियां भी दी गई और फिर अपशब्द भी कहे गए। आरोप है कि लड़की को बचाने आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। इस बीच पीड़िता किसी प्रकार से मौके से भाग करके महनार थाना पहुंची और फिर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना पर महनार SDPO प्रतीश कुमार आनंद फानन में ईंट भट्टा पहुंच करके कार्यालय आदि को सील कर दिया है। दोस्तों किशनगंज से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। किशनगंज में एक लड़की के रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार पहाड़कट्टा थाना अंतर्गत मस्तान बस्ती बगलबाड़ी में बीते गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने 2 आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान पहाड़कट्टा थाना के अहमद रजा के रूप में हुई है, जब वही एक अन्य नामजद आरोपी मोहम्मद अब्बास की तलाश जारी है। दोनों अभियुक्त पोठिया के ही मस्तान बस्ती बगलबाड़ी गाँव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवती की हत्या करके लाश को घर से 1 किलोमीटर दूर एक मदरसे के प्रांगण में पेड़ से लटका दिया, जिसके बाद मृतका के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि हत्या को आत्महत्या बनाने के लिए आरोपी ने उसको पेड़ से लटका दिया है। यह घटना से पहले आरोपी व्यक्ति ने फोन करके युवती की हत्या की धमकी भी दी थी। जी हां, एसडीपीओ गौतम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके सहयोगी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है, उसकी भी जल्द गिरफ्तार कर ली जाएगी। दोस्तों, बिहार में सरकारी वैकेंसी निकली है। अगर आप भी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पदों पर बहाली निकली है। जहां बिहार के हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। जहां बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों से राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन मांगा है। जहां 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जहां इनकी संविदा पर नियुक्ति होगी। जहां प्रति माह 32,000 वेतन और फिर 8,000 रुपए इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर के 40,000 मिलेंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं, आप उस वेबसाइट में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है shs.bihar.jb.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार बेरोजगारों को नौकरी और फिर रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि राज्य में 10 लाख सरकारी नौकरी और फिर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत करीब 5 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा बिहार सरकार करती है। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज्यादा बहाली हो चुकी है और हजारों पाइपलाइन में है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र से देसी पिस्तल और फिर एक जिंदा कारतूस के साथ 2 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने इन्हें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दबोचा है। जहां पुलिस पकड़े गए युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस के हत्याचर्य युवकों की पहचान मधुबनी थाना क्षेत्र के सिपाही टोला बक्सा वार्ड नंबर 7 निवासी प्रवीण कुमार पासवान के बेटे प्रशांत कुमार के रूप में हुई है, जबकि दूसरा नाबालिग है। घटना की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी उपेंद्र नाथ सागर के निर्देश पर जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। मधुबनी थाना क्षेत्र के एसएचओ श्वेता कुमारी डीवी चौक स्थित एक निजी स्कूल के समीप वाहनों की कड़ी तलाशी में जुटी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस को देखते ही अपाची बाइक सवार 2 युवक पुलिस चेकिंग को देख करके भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ करके पकड़ा। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में उत्पाद विभाग में एएसआई जितेंद्र कुमार और होमगार्ड जवान के बीच मारपीट करने का मामला सामने आया है। होमगार्ड जवान वीर कुमार सिंह ने बताया है कि एएसआई जितेंद्र कुमार ड्यूटी के नाम पर 24 घंटे परेशान करते हैं और आज तो मारपीट करके जेल भेज देने की धमकी तक दे दी है। इसलिए उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र कुमार से शिकायत किया गया है। वहीं दूसरी ओर एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया है कि वीर कुमार सिंह सभी होमगार्ड जवानों को भटकाने का काम करता है, या इसके साथ ही अपशब्द का इस्तेमाल करके टिप्पणी करता है। अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने शिकायत मिलने पर पहले होमगार्ड जवान को फटकार लगाया या फिर ड्यूटी पर जाने को कहा। हालांकि जब मीडिया ने सवाल किया तो फिर भड़क गए और फिर कहा कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, सब ठीक है।